अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, 27 दिसंबर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी के मौके पर आज घड़ी खुदा बख्श में एक मरकजी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया और उन्होंने जो हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, उन्होंने आज हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बसा दिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर रखा है और हुकूमत की जानिब से उस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है। आज भी हुकूमत की जानिब से उस पर रद्द-ए-अमल आया है और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे DGISPR ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमें ज्वाइन करेंगे नौशाद अली साहब, अहमद वलीद साहब, बशीर चौधरी साहब और सलमान अनी साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। नौशाद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 70वीं बरसी थी। इस मौके पर घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर हुकूमत का इत्तेहादी होते हुए भी खूब तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हमने अपने लिए कोई वजारत नहीं मांगी, सिर्फ अपनी आवाम का हक मांगा है और आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम मुआहदे पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये कि शिकवा जवाब शिकवा का मौसम छा गया है या हुकूमती इत्तेहाद टूट भी सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले कुछ अरसे से हुकूमत से ज़रा नाला नज़र आ रहे हैं। उसकी दो तीन अहम वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो है और जो मेन मरकजी जो जो जैसे कह लीजिए कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो पंजाब के मामलात हैं। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रूम चाहती है वो नून लीग उन्हें देने को तैयार नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि ये कैनाल वाला मामला हुआ है जिसमें दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला है, जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि उनसे किसी ने सलाह मशवरा नहीं किया। तो इस तरह के कुछ और मामलात भी हैं जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी जरा हुकूमत से उखड़े भी हैं, नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं और मुसलसल करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस तमाम नाराजगी के का जो जैसे कह लीजिए कि कहीं पर भी इस नाराजगी का कोई ऐसा असर नहीं होगा जिसमें आप ये समझे या ये ख्याल करें कि इससे हुकूमती इत्तेहाद अभी फिलहाल जो हमारे सामने सिचुएशन है कि ये फौरी तौर पर टूट सकता है या इससे हुकूमत को कोई मसला आ सकता है। जरदारी साहब जो हैं वो हुकूमत की साइड से जरा थोड़ा कंट्रोल किए हुए चीजों को वो साहबजादे को अपने को समझा भी देते हैं। थोड़ा सा वो किसी वक्त कहते हैं कि आप अपने शिकवे भी जारी रखें, क्योंकि यही सियासत तरीकेकार होता है। सियासत का जो सियासत करने का तरीका है यही राइज है इस मुल्क के अंदर तरीके से अगर आप सियासत कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इस वक्त पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद सबसे ज्यादा बड़ी बेनिफिशियरी है इस हुकूमत की, क्योंकि वो आईनी जो जितने भी ओहदे हैं उन पर विराजमान है, लेकिन वो हुकूमती बेंचों में शामिल उस तरह से नहीं है या उन्होंने काबीना में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से जो नून लीग है उसको वो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो नून लीग पे कर रही है। पीपल्स पार्टी को उसका डायरेक्ट अगरचे असर आ नहीं रहा बराह रास्त जो नून लीग को जितना इसका इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन बहरहाल चूंकि डिसक्रेडिट और क्रेडिट उसी का होता है जो हुकूमत में होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो उसका इसको नुकसान नहीं होगा, शायद मैं समझता हूं कि ये ऐसे नहीं है। जो अवाम है वो बहुत पहले से ज्यादा बाशऊर हो चुके हैं। उन्हें पता है कि अगर सपोर्ट में इत्तेहादी के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है तो जो इसका क्रेडिट और डिसक्रेडिट जो है वो अवाम उन दोनों को देंगे। बाहर तौर अभी तो जो इस वक्त सिचुएशन है इसके अंदर तो ये जितनी नाराजगी का इजहार किया जाता है इसका मकसद यही होता है कि आप अपने बतौर पार्टी, बतौर जमात, आप अपनी जमात के मुतालबात मनवाएं। जिसमें हमने देखा कि ये जो रिसेंट मीटिंग हुई है पंजाब के अंदर, पंजाब के मामलात के ऊपर, उसमें भी खासी जैसे कह लीजिए कि कुछ इनको मिले हैं 3 अजला के अंदर। इनको जो वहाँ के जो इंतजामिया है उसमें इनकी जैसे कह लीजिए मुशावरत से वहाँ पे इंतजामिया तैनात की जाएगी, जिसमें पुलिस अफसरान होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स होते हैं या दीगर लोग होते हैं। और फिर कुछ इदारों की सरबराही भी चाहिए होती है ताकि वो लोग अपने अपने जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको ओबलाइज कर सके और अपने वोट्स जो हैं उनको वो जो से कह रहे वोटर को मुतमईन करके अपने वोट्स बढ़ा सके। सो ये सारा मामला जो है ये जितना भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से नाराजगी की हद तक है, ये हुकूमत में रहते हुए, हुकूमत के साथ रहते हुए है। ये ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हुकूमत जो है ना वो हुकूमत से अलहदगी वाला मामला हो जाएगा या कोई इत्तेहाद टूटने की बात होगी, क्योंकि
ये दोनों एक दूसरे की गारंटी भी हैं, और एक अगर अगर ये इत्तेहाद टूटता है तो इसका नुकसान इन दोनों को होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी जो आईनी जो पोजीशंस एंजॉय कर रही है वो इसी वजह से कर रही है कि इस वक्त ये एक हुकूमत मौजूद है। अगर हुकूमत तब्दील होती है तो ऐसा नहीं है कि ये इनके पास ये आईनी ओहदे बरकरार रहेंगे, क्योंकि जो अपोजिशन की पार्टी है अब तक उसने ऐसा कोई अंदिया नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिससे ये कहा जा सके कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई मामला दुरुस्त करे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ अपना झुकाव शो करे, जिससे ये एहसास हो। यानी इस वक्त कोई ऑप्शन और मौजूद नहीं कोई है। ऑप्शन और मौजूद नहीं है। अहमद वलीद साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि एक सियासी जमात के पास ना वो मैंडेट है और ताकत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्की सियासी सूरत हाल में वो वाहिद जमात है कि जो ना सिलेक्टेड है और ना ही फॉर्म 47 वाली है। पीटीआई भी इससे कबल कहती रही है हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, और आज बिलावल भुट्टो की जानिब से ऐसा बयान आना कि फॉर्म 47 का ताना उन्होंने दे दिया मुस्लिम लीग नून को। आप क्या समझते हैं, इत्तेहादी बिलावल भुट्टो उनको ये कह रहे हैं, और क्या इस तरीके इंसाफ का बयानिया और पीपल्स पार्टी का बयानिया सेम होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? देखिए, ये सियासत है, और सियासत में आपने देखा 2008 के इलेक्शन के बाद फ्रेंडली अपोजिशन हुई, फ्रेंडली हुकूमत बनी, और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ था, क्योंकि पंजाब में इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी। पहले कोई वजारतें, कुछ चीज़ें तकसीम हुई, उसके बाद PMLN जो है वो पीछे हट गई, और फिर आपने देखा होगा कि बिजली के खिलाफ यानी कि लोड शेडिंग हो रही थी बहुत शदीद उस जमाने में। तो उस वक्त पंजाब के शहबाज शरीफ जो हैं वो कैंप लगा के बैठ के मनारे पाकिस्तान में, यानी आप एक हुकूमत बनने में आपने पूरी मदद की उनकी, और उसके बाद आपने एहतजाज भी शुरू कर दिए। तो उसका मकसद यही था कि आगे जब इलेक्शन आएंगे तो लोग हमें ये कहेंगे कि जी आप तो उनके साथ मिले हुए थे, लेकिन फिर ये दाग धोना कि जी हम तो बिल्कुल उनके साथ नहीं थे। देखिए, हमने तो अवाम के इश्यूज जो हैं वो उनको उठाया है, जैसे बिलावल जो हैं वो सिंध के इश्यूज उठा रहे हैं, नहर के सिस्टम के ऊपर, कि नहर की जो आपने नई नहरें बना रहे हैं वो सिंध के अवाम को कबूल नहीं है। और ये नहरी निज़ाम, पानी का इशू आपको पता है, सिंध और पंजाब में खास तौर पे काफ़ी चपकलिश रही है पिछले काफ़ी अरसे से, कि सिंध जो है वो समझता है कि पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है, और उसके ऊपर काफ़ी सियासत होती रही है। और अब तो मामला काफ़ी हद तक हल भी हो चुका है, लेकिन फिर भी सियासत चल रही है। आज भी वो सियासत जो है वो जिंदा है, और इसका मकसद यही होता है कि जी आप इंतजामी ओहदे तो आप लेके बैठे हैं, लेकिन आपने साथ साथ सियासत भी करनी है, और हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाना है, और आपका जो वोट बैंक है जो सिंध में है उसको आपने जिंदा रखना है। और उसी का ये मामला सारा कि आपने हुकूमत में रहते हुए भी आपने अपनी जो हरीफ जमात है उसको तनकीद का निशाना बनाना कि उनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, हमें मतलब मैंडेट जो है उसके ऊपर जब बात हुई थी तो हमने फला मामला तय किए थे, लेकिन वो मामला तो ऑब्वियसली जब आती इस तरह की बात तो फिर जो हुकूमत है वो कहती है आए बैठे हम तय करते हैं। आपने देखा कि पंजाब के जो गवर्नर हैं वो भी काफी तनकीद के निश्तर इनके ऊपर चला रहे हैं, पंजाब हुकूमत के ऊपर और वफाकी हुकूमत के ऊपर भी। लेकिन अहमद साहब, नून लीग ये सियासत क्यों नहीं कर पा रही? आज भी बिलावल भुट्टो ने किया, उसके बाद भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। नून लीग इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती? किसके ऊपर? सॉरी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज भी जैसे बिलावल भुट्टो ने तनकीद के निश्तर बरसाए हैं, इससे कबल भी इस तरह की पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकवे किए जाते रहे हैं। जब आसिफ अली जरदारी पंजाब गए, मरियम नवाज उन्हें रिसीव भी नहीं करने आई, उस पर भी पीपल्स पार्टी को शिकवा था। तो ये सारी सूरत हाल में नून लीग कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रही। नहीं, नून लीग जो है वो हुकूमत में सबसे जो मुश्किल सीट है वो उनकी है, हुकूमत संभाली हुई है। सारी जो PDM की हुकूमत बनी थी तब भी जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया कि ठीक है आप बनाए हुकूमत, हम आपके साथ हैं, और अब भी सिलसिला वही है। और इसका नुकसान जो है सारा वो मुस्लिम लीग नवाज को हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो जिस तरह के मुश्किल फैसले इन्होंने किए हैं वो फैसले ऐसे नहीं हो सकते थे, और फैसलों की सारी जिम्मेदारी जो है जितना भी IMF के शराइत भी उन्होंने सख्त किस्म की मानी, और उसके बदले में टैक्स लगाए अवाम के ऊपर। आपने देखा कि किस कदर महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है, किस कदर टैक्सेशन जो है वो बढ़ चुकी है, किस तरह से उन्होंने तनख्वाहदार तबके को टैक्स जो है उनके नीचे दबाया है। और खुद मानती है हुकूमत कि तनख्वाहदार तबका जो है वो खासा पिसा हुआ है और हमें इस तरह की टैक्स नहीं लगाने चाहिए थे, लेकिन उसके बदले में अब वो रिलीफ भी देने की कोशिश कर रही है।
लेकिन वो सारी कोशिशें जो हैं वो उस तरह से कामयाब नहीं हो रही जिस तरह से हुकूमत समझ रही। लेकिन हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हुकूमत बनाना यानी कि मुस्लिम लीग नवाज का, उसकी भी एक कीमत है। और ये जो सारा मामला है ये पीपल्स पार्टी अच्छी तरीके से समझती है कि हम इस वक्त तनकीद करेंगे तो सिंध में हम आगे भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। मजीद कुछ सीटें अगर पंजाब में भी हासिल करने में कामयाब हों, खास तौर पे साउथ पंजाब में, तो वो भी उनका निशाने पे होगा कि कल को अगर इलेक्शन होते हैं तो हमने फिर राइवल जमातों की तरह इलेक्शन लड़ने, हम कोई दोस्त जमातें बन के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ऐसा ही है। अच्छा बशीर चौधरी साहब, आपकी जानिब आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पार्लियामान को एतमाद में ले और हर मसले का हल पार्लियामान से इत्तेफाक करके मंजूर करे। क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो ये सब कहकर हुकूमत में होने के इल्जाम से बरी जमा होना चाहते हैं या फिर हुकूमत पार्लियामान को एतमाद में लेकर नहीं कर रही है सब काम? बहुत शुक्रिया ईमान। सबसे पहले तो मैं जो पहले अहमद वली साहब और नौशाद साहब ने गुफ्तगू की है उससे काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि यकीनन जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहा है उसके बदले में हुकूमती इत्तेहाद को बज़ाहिर इस वक्त कोई ख़तरा नहीं है और हुकूमत जिस तरह से चल रही है वैसे ही चलेगी और उस वक्त तक चलेगी जब तक कि इनको ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को हुकूमत से अलहदा होने का कोई नया हुक्मनामा मौसूल नहीं होगा। देखिए इस वक्त जो हुकूमत है, हम सबको पता है कि जब ये हुकूमत बन रही थी और जो जिन लोगों ने हुकूमत साजी के इस अमल को कवर किया है वो जानते हैं कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे और मिनिस्टर इनक्लेव में दोनों जमातों की कमेटियां बैठी हुई थी, उस दौरान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक मैसेज जो है वो तहरीक इंसाफ को भी भेजा गया था कि आए और हम मिलके हुकूमत बनाते हैं। और वो जो कमेटियां बैठी हुई थी वो मुशावरत के नाम पर अलहदा हुई रात 9 बजे और अगली रात 12 बजे तक जो है वो पीपल्स पार्टी की कमेटी जो है वो किसी के राब्ते में नहीं आई थी। और रात 12 बजे जरदारी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर सारे इत्तेहादी मौजूद थे और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की नामजदगी का ऐलान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था। उस दौरान यानी ये जो इससे पिछले के 6 घंटे थे वो बड़े अहम थे और वो ऐसा नहीं था कि किसी ने इनको ये खुद से मिल बैठे और बैठ के इन्होंने तय किया कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रात को हम हुकूमत बनाने का ऐलान कर देंगे, बल्कि उन्हें किसी ने बिठाया था। और जब बिठाया था तो बैठ के नगलू ने यह भी कहा था कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हुकूमत भी बन गई। बिलावल जाहिर है उन्होंने इस वक्त काबीना में वो शामिल नहीं है तो उनके पास ये एज है कि वो हुकूमत के फैसलों पर तनकीद कर सकते हैं, हुकूमत पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत वो अपने आप को हुकूमत से अलहदा तसव्वुर नहीं कर सकते क्योंकि वो इस हुकूमत को बनवाने में शामिल हैं। और जिस तरह पहले बात हुई कि आईनी ओहदे उनके पास हैं, पंजाब का गवर्नर उनके कहने पर लगा है, वरना पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट तो नहीं है। इसी तरह केपी का गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी की डिमांड पर लगा है, वरना पीपल्स पार्टी के साथ वो के पास केपी में भी कोई उस तरह से जो है वो मैंडेट नहीं है, लेकिन लगाया गया। अभी भी पीपल्स पार्टी जो सिंध का गवर्नर है उसके पीछे है कि उसको किसी तरीके से जो है वो तब्दील कर लिया जाए। तो सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी के पास ये मौका है कि वो इस वक्त जो है एमक्यूएम का किरदार अदा करे। एमक्यूएम का जो कि माजी है वो अगर आपने देखा हो कि वो जब कभी भी कोई अहम मौका होता था तो वो हुकूमत से नाराज होते थे, बयानबाजी करते थे और फिर उसके बदले में बेनिफिट लेते थे, अपने लोगों को नवाजते थे, अपने मुतालबात बनवाते थे और फिर उसका हिस्सा जो है वो जो क्या कहते हैं ना उसी तनख्वाह पे काम करना शुरू कर देते थे। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी भी एमक्यूएम का किरदार अदा करते हुए हुकूमत की कमजोरी और हुकूमत की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं और उन पर तनकीद भी कर रहे हैं और अपने जाहिर है वो लोगों के वोट भी लेकर आए हैं और उनके अरकान पार्लियामेंट भी हैं जिनसे अवाम तवक्को करती है। तो वो उनके जो काम है वो भी निकलवा रहे हैं और उससे उनको अच्छा जो है वो फायदा भी और तनकीद हो भी रहा कर रहे है। हैं। आपका पॉइंट आ गया। सलमान अली साहब, आपकी जानिब आऊंगी।
नई कौमी हुकूमत की भी बातें की जा रही हैं सलमान साहब, और ये बातें भी बाज़ कहते हैं कि 3-4 महीने इस हुकूमत के। कुछ इकनॉमिक सर्विस भी ये बयान करते हैं कि हुकूमत 2025 में चली जाएगी। आप क्या समझते हैं, बिलावल भुट्टो कहीं उसकी तैयारी में तो नहीं? तो हक बनता है उनका, ये तो आई थिंक पार्ट ऑफ द डील है। और वो डील यही थी कि पहले जो है वो नून लीग बारी लेगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले आ जाएंगे। ये देखें, ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो खान साहब का एतराज़ इनके ऊपर है वो ये कि आपस में वारी वटा करके बारियां लगा के आ जाते हैं और अवाम के साथ जो है ये खेलते हैं। तो यहाँ तक तो बात हम मानते हैं खान साहब की कि इस बात में काफ़ी हद तक सदाकत है और अभी भी यही हो रहा है। अब बात जो है करने की वो ये है कि गालिबन जो फूट पड़ी हुई है, जो डिसाइड नहीं हो रहा, वो टेन्योर के ऊपर नहीं हो रहा। 6 साल के करीब का कोई मेरा ख्याल है वक्त बनेगा, क्योंकि अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि खान साहब को मनाने के लिए थोड़ा सा अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जो है वो नज़र डाल लेते हैं, कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ 4 साल के अंदर जो है वो रैप अप हो जाए। तो अब ये जो आपकी गवर्नमेंट बैठी हुई है इसको 1 साल कंप्लीट होने वाला है, तो पीपल्स पार्टी इज़ ट्राइंग टू मेक दिस स्पेस एंड कैप्चर दैट। और वो बड़ा ठीक काम कर रहे हैं कि जी हम तो गवर्नमेंट को समझा रहे हैं कि ये गलत फैसले ना करें और प्रेशराइज ना करें। तो वो गवर्नमेंट में रहते हुए ही एक अपोजिशन का किरदार जो है वो अदा करें ताकि उनकी स्पेस जो है वो मुस्तकबिल के अंदर बन जाए। अभी जो ये बात हो रही है कि ज़ाहिर तमाम जो आइनी नशिस्तें हैं पाकिस्तान के अंदर वो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के पास हैं, तो वो ये कहें कि वो गवर्नमेंट में नहीं है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो अब उनका फिर नैरेटिव क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, वो यही नैरेटिव होगा जिसकी वो आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करें। और आज थोड़ा सा उन्होंने वार्म अप सेशन एक दफ़ा जो है वो लिया है। एक चीज़ इसमें हमने जो है ना वो समझनी है, वो ये कि चेंज होगी तो ये ऐसे नहीं होगा कि पीटीआई को चांस मिल जाएगा या कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी। ये चेंज अगर होगी भी तो फ्लोर के ऊपर ही चेंज होगी, विच मीन्स के गालिबन पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो सामने आ जाएंगे एंड दे विल बी मोर एक्टिव इन दी गवर्नमेंट। और जो नून लीग के लोग हैं वो इत्तेहाद, ज़ाहिर है ये इत्तेहादी ही गवर्नमेंट होगी। जो आप नेशनल गवर्नमेंट का जिसका जिक्र करते हैं, ये ऑलरेडी नेशनल गवर्नमेंट ही तो चल रही है। आप इस गवर्नमेंट को और क्या कहेंगे? ये तो पीडीएम और पीडीएम2 तो हमने अज़राए तफन्नुन इनके नाम रखे हुए ना, ये एक्चुअली ही नेशनल गवर्नमेंट है जिसके अंदर आपकी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं माइनस मौलाना फजलुर रहमान, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर है, उसके अंदर मशावरत से काम हो रहा है। तो ये ऑफ अ सॉर्ट एक हाइब्रिड नेशनल गवर्नमेंट हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी नाफिजुल अमल है पाकिस्तान में, सिर्फ समझने की जो है वो ज़रूरत है। जहाँ तक बात रही कि पीपल्स पार्टी, बिल्कुल आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान क्राइसिस में है एंड पीपल्स पार्टी इज़ द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच कैन टेक पाकिस्तान आउट ऑफ क्राइसिस। जो वो माजी के अंदर भी कहते रहे हैं कि जी टेररिज्म से हम हिट हुए थे, मुशर्रफ साहब थे, जुडिशरी की एक पूरी मूवमेंट चली हुई थी, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस में था, हम आए और हमने मुल्क को संभाला। बात में काफ़ी हद तक सदाकत भी है। फिर जो इंटरनेशनल आपकी डिप्लोमेसी के फ्रंट के ऊपर जितना अच्छा जरदारी साहब ने 2008 से 13 के अंदर परफॉर्म किया है, शायद अब उसकी दोबारा ज़रूरत आ गई हुई है। तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का रोल आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमें अभी इस तरह एहसास होता नहीं है, लेकिन जिस तरफ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रही हैं और हो रही हैं, वो इवेंचुअली लीड इसी तरफ करेगा। क्योंकि देखें, अभी जो आपके मिलिट्री ट्रायल वाला जो एक इशू है, खान साहब को उधर भी आपने लेके जाना है। ये जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर और बहुत सारे अनपॉपुलर जो डिसीजंस हैं उनका बोझ आएगा। फिर आप अगर देखें तो गवर्नमेंट चारों तरफ से इस वक्त एंट्रैप्ड है। पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से बयान दाखती है, मौलाना साहब जो है वो छोटे से छोटे मसले के ऊपर जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। पीटीआई का जो अपना एक पूरा प्रेशर ग्रुप है वो तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद ही है। फिर जो इंटरनेशनली 20 जनवरी के बाद जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं वो उसमें कितनी सदाकत है या नहीं, या कितनी उसमें से मटीरियलाइज होंगी या नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के लिए फॉरसीएबल फ्यूचर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं नहीं। तो क्या ही अच्छा हो कि गवर्नमेंट खुद ही इनकार कर दे कि ए जड़ा बोझ तुसी साढ़े सर पे पाया किसी और नू दे दो, फिर आप क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन के अंदर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी इज़ गोइंग टू बी वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर पाकिस्तान की बागदौड़ को आगे लेके जाने के लिए। तो ये खारिज से इम्कान तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसकी टाइम लाइन्स क्वेश्चनेबल हैं और जहाँ तक बात समझ में आती है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप पीडीएम गवर्नमेंट को देखें तो कोई तकरीबन 3-1 साल के करीब इनकी गवर्नमेंट 2.5-3 साल के करीब हो जाएगी। 16 महीने इन्होंने पहले निकाले हैं, 12 महीने इनके अभी हो जाएंगे, तो टोटल 36 महीने की जो स्टोरी बनती है 30 से 36 महीने की, वो ये कंप्लीट करके उसके बाद
बॉल शिफ्ट करें है, पीपल्स पार्टी को एंड दे विल टेक इट आपका पॉइंट आ गया है। नुशाद साहब, आप क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा है कि हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का भी मैंडेट नहीं है, हुकूमत के पास सिर्फ इज्तिमाई फैसले करने का इख्तियार है। क्या समझते हैं वो कौन से फैसले हैं जिन पर हुकूमत ने बिलावल भुट्टो को एतमाद में नहीं लिया, क्योंकि वो उनके गिले शिकवे नहीं खत्म हो रहे? इससे कबल अब वो हुकूमत की पॉलिसियों पर भी एतराज उठा रहे हैं। इंटरनेट का जब मामला था तो उन्होंने कहा कि बाबुओं को नहीं पता कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सड़कें और फ्लाईओवर्स नहीं रह गए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी है। हुकूमत की पॉलिसियों पर भी एतराज है। अवाम में जाते हैं तो वो तब भी कहते हैं कि हम नून लीग के साथ नहीं है या उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन जब नून लीग किसी मुश्किल में होती है तो कहते हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में भी उन्होंने पूरा क्रेडिट लिया है। तो वो खुद ऐसा हुकूमत वो खुद भी हैं, वो खुद इन मसाइल को हल क्यों नहीं कर रहे? देखिए, वो इसलिए ये जो एक उन्होंने कॉम्पोजिशन डेवलप की थी ना, ये जो आईनी ओहदे रखने की और काबीना का हिस्सा ना बनने की, उसका मकसद भी यही था कि जो इस गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज हैं उसके अंदर वो शेयर होल्डर ना बने। और ये जिन इज्तिमाई फैसलों की या इंडिविजुअल फैसलों की बात की जाती है, असल में ये वो जो कैनाल वाला इशू है ना, सिंध जो दरियाए सिंध पे जो नहरों का मामला है, अब वो उसमें से बदकिस्मती से जो कुछ मामलात हैं उसके अंदर किसी से भी शायद कोई कंसेंट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो SIFC से जुड़े हुए हैं। उसमें कुछ जमीनें जो है वो आबाद करनी है, क्योंकि हमने कुछ लोगों को जो सऊदी अरब है या दूसरे ममालिक हैं उनको जमीनें देनी है, जिसके अंदर वो उन्होंने अपनी जो है फूड बास्केट डेवलप करनी है। तो ये इस तरह के मामलात हैं जिसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा गुफ्तो शनीद नहीं की जाती, ना की जा सकती है। अब मामला ये है कि ये जो इंटरनेट वाला मामला है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, इंटरनेट ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है कि अब रोड्स और उनके जगह इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली आप इंटरनेट को ही समझते हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम एप्लीकेशंस आप खुद देख लीजिए ना। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। आप स्काइप के जरिए होते हैं, टेलीफोन के जरिए होते हैं, फिर आप ऑन द गो सारा कुछ कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, इंटरनेट बंद करने का नुकसान। आप एक वक्त में कह रहे थे कि हम जी अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, ये नवंबर के जो फिगर्स आए हैं उसमें आपकी एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो गई हैं। तो ये सारी पॉलिसी का मामला है। लेकिन अब इसके साथ जो चीजें जुड़ी हैं, इसके साथ कौमी सलामती का मामला जोड़ा जाता है, इसके साथ सिक्योरिटी के मामला जोड़े जाते हैं, दहशतगर्दी के मामला जोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा, और एक्चुअली ये जो बयानियां है सोशल मीडिया के ऊपर, या सोशल मीडिया का जो एक जिन है जो काबू नहीं हो रहा, किसी के काबू नहीं आ रहा, ये बेसिकली उसके ऊपर ही कदगन का मामला है, उसे कंट्रोल करने का मामला है। चाहे फायरवॉल लगाई जाए, चाहे आपके जो है मुख्तलिफ तरह के एप्लीकेशंस जो है वो इंस्टॉल करके आपकी मॉनिटरिंग की बात की जाए, चाहे VPN बंद किया जाए, चाहे VPN रजिस्टर कराने की बात आ जाए, VPN की कंपनियां रजिस्टर कराने की बात आ जाए। अब ये सारे वो हरबे हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो सोशल मीडिया का जिन है उसको काबू किया जाए। उससे बयानिया जो है वो हुकूमत नहीं बना पा रही, और हुकूमत के पास इस वक्त ऐसा बयानिया नहीं है, बावजूद इसके कि खुद बानी तहरीक इंसाफ, आपने आज अखबारात में पढ़ा होगा कि बानी तहरीक इंसाफ खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो मईशत है वो डिफॉल्ट से निकलकर बेहतर हो गई है, अगरचे तरक्की नहीं हुई लेकिन बेहतर हो गई है। सो गवर्नमेंट उसको भी एक्सप्लॉइट करने की पोजीशन में नहीं है, गवर्नमेंट उसको भी बयानिए को भी लेकर आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस वक्त ये जो उसने सख्त फैसले लेकर ये मईशत को संभाला दिया है या डिफॉल्ट से निकाल कर लाई है, इसका जो जैसे कह लीजिए आउटकम है, या लोगों के अंदर इसकी वजह से जो एग्रेशन है, उसकी वजह से गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसका बहुत अच्छा है, उसको कोई रिस्पांस मिले और क्रेडिट मिले, अनटिल एंड अनलेस के गवर्नमेंट डिलीवर करे। डिलीवर करने से मुराद ये जो इमरान खान साहब ने अगली बात कही थी ना कि मईशत की तरक्की नहीं हुई, जब तरक्की होगी, आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू होगा, तो गवर्नमेंट जो है ना क्रेडिट ले सकेगी, उस वक्त वो कंफर्टेबल पोजीशन में होगी। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा अनीस साहब की बात से कि ये जो इस तरह की गुफ्तगू है ना, ये सारी जो है ये अफवाहें हैं। फिलहाल इस तरह की कोई चीज कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती कि यहाँ पर कोई इन हाउस चेंज भी अभी कोई आ रहा है, ना कोई तैयार है। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन हालात के अंदर या आइंदा के 2 या 3 साल के अंदर हुकूमत लेना नहीं चाहती। और बशीर साहब ने भी एक बात कही थी, मैं वहां उसकी भी एक बात बता दूं कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा कि हमारी कौमी असम्बली में दूसरे नंबर पर नशिस्तें हैं, हम पहले नंबर पर नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान पहले नंबर पर, आप उनके साथ मिलकर हुकूमत बना लीजिए। इस मामले के ऊपर गुफ्तो शनीद होती रही। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया
उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि यह मुमकिन नहीं था कि इलेक्शन होने के बाद कोई हुकूमत ना बनाए। नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने के हक में नहीं थे, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब को यह बेड़ा दिया गया और जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर ही, चाहे किसी के कहने पे या किसी मजबूरी के तहत या किसी प्रेशर के तहत, लेकिन ये हुकूमत बनाई और यही दोनों इसके गारंटर भी हैं। और इन्होंने 5 साल पूरे करने हैं, इन्होंने 5 साल पूरे करने चाहिए। ये जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है। एक चीज हमारी रियासत ने समझ ली है, और आप देखिए कुछ गुज़िश्ता दो जो जमहूरी अदवार है उसके अंदर तब्दीलियां हुई, वज़ीर आज़म गए, लेकिन हुकूमतें जो है वो तब्दील नहीं की गई, मां सिवाय जो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक आदम है तुम्हारी, लेकिन जमहूरी प्रोसेस फिर भी जारी रहा। तो अब भी ये बात तय है कि जमहूरी प्रोसेस इस मुल्क के अंदर चलता रहेगा। इन हाउस चेंज की अभी फिलहाल कोई बातें नहीं है, क्योंकि कोई लेने को तैयार नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई चाहेगा नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं है बहुत सी वजूहात की बिना पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि इसको उनको मालूम है कि जो डिसीजंस अभी अगले 2-3 साल तक लेने पड़ेंगे वो सारा का मलबा उनके साथ आएगा, और उनकी पहले ही पोजीशन जो है सिंध के अलावा बाकी पूरे मुल्क के अंदर कमजोर है। ठीक है नौशाद साहब, आपका पॉइंट आ गया। अहमद वलीद साहब, जब 26वीं आनी तरमीम की बात थी और पीटीआई ये कह रही थी कि फॉर्म 47 की हुकूमत को बचाने के लिए वो सब किया जा रहा है, तब बिलावल भुट्टो ने बड़ा किरदार अदा किया 26वीं आनी तरमीम में, और आज वो एक स्टेज पर खड़े होकर उसी हुकूमत को सेलेक्टेड और फॉर्म 47 की हुकूमत कह रहे हैं। क्या अब किसी भी जमात के पास कोई और बयानिया नहीं बच गया जो पीटीआई के बयानी को दोहराया जा रहा है फॉर्म 47 वाले को? अहमद वली साहब, आपको हमारी आवाज आ रही? जी, हाँ जी। अच्छा, अब मसला ये है कि जो तरमीम हुई है उसी का ऑब्वियसली जितनी भी वीक पॉइंट्स होंगे गवर्नमेंट के, पीटीआई ने उसके ऊपर खेलना है, और अपोजिशन जो मेन रोल प्ले कर रही है इस वक्त वो पीटीआई कर रही है। अपोजिशन का किरदार उसी के पास बचा है, और उसका वो फायदा भी उठा रहे हैं, उनको फायदा मिल भी रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। आप देखें कि जितने भी मामला हैं, ऑब्वियसली पहले से हम जानते हैं कि जब सियासतदान की जेल में जाता है तो उसका मकबूलियत का ग्राफ जो है बढ़ जाता है, और ये बात जो है पीटीआई को अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम दोनों जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दोनों को तनकीद का निशाना बनाएंगे, और जो हमारे लोग अरेस्ट हुए हैं और उसके ऊपर भी हम सियासत करेंगे, उसी का फायदा हमें मिलेगा, और वो फायदा मिल रहा है। लेकिन मकबूलियत जो है वो ले चुके हैं, लेकिन ये भी देखना है कि वो मकबूलियत जो है कबूलियत बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह का हार्ड लाइन किस्म का स्टैंड पुरानी बानी पीटीआई ने लिया हुआ है, उससे ये लगता है कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किसी ऐसे मोड में नहीं है कि उनको कोई ऐसा इसका बेनिफिट दे सकें, और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को उन्होंने बिल्कुल डाउन करना है। और ये जो इनका जो हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये मेरा ख्याल है प्रोलॉन्ग करेगी। इससे तो पीटीआई का बयानिया मजीद मजबूत होगा ना अहमद वलीद साहब, क्योंकि मजीद इस तरह से मजबूत होगा उनका बयानिया, क्योंकि उनकी हुकूमत के अपने इत्तेहादी अगर इस तरह की बातें करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है आपकी। सारा फायदा जो है वो ज्यादा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीच में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को या हुकूमत को वो तनकीद का निशाना बनाती है कि कुछ फायदा थोड़ा बहुत शायद हमें भी मिल जाए इन साइड पे, लेकिन मेन सबसे जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मिल रहा है तहरीक इंसाफ को। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, महंगाई है, मीशत जी ठीक है, सामने कुछ हद तक इम्प्रूव हुई है, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलना नहीं शुरू हुआ, और उसके बाद जेलें हैं और सारे जो मामलात हैं जितने भी, चाहे वो कोई लेजिस्लेशन है, और लेजिस्लेशन हमेशा अपोजिशन जो है उसको तनकीद का निशाना बनाती है, और ये जो इमरान खान है बानी पीटीआई वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सारा जो उनका बयानिया है उसकी मकबूलियत जो है नीचे ना आ सके। ठीक है अहमद वली साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े। बशीर साहब, आपकी जानिब आएंगे। आज बिलावल भुट्टो ने एक तरफ तो नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि बानी पीटीआई से बहाना है पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। इस पर आप क्या कहेंगे बशीर साहब? जो आपका सवाल था, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हमारी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। जो आपने पहला सवाल अहमद वलीद साहब से किया था
बिलावल भुट्टो जरदारी का फॉर्म 47 के हवाले से जो आज उन्होंने बयान दिया है, उस पर थोड़ा सा दो जुमले जो है वो कहना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जी, जी। ने आज आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की नशिस्तों की लेजिटिमेसी पे सवाल उठा दिया है, क्योंकि ये तीनों जो है वो उन्हीं वोटों से इन आईनी ओहदों पर विराजमान हुए हैं जिनको आज उन्होंने फॉर्म 47 का ताना दिया है। और आज इन तीनों की जो लेजिटिमेसी है उस पर सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद उठा दिया है, अगर कि पीटीआई पहले ही उन पर ये सवाल उठाती है। और फॉर्म 47 जो है अब एक और तरह की गेम बन चुकी है। आपको पता है कि पीटीआई जो है वो सिर्फ पंजाब में फॉर्म 47 की बात नहीं करती, पीटीआई जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में भी फॉर्म 47 का इल्जाम लगाती है, और महमूद खान अचकजई और बाकी भी बलूचिस्तान में फॉर्म 47 का इल्जाम लगाते हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान जो है वो केपी में फॉर्म 47 का इल्जाम लगाते हैं। तो ये एक ऐसा खेल बन गया है कि इसका है ना वो कोई सिरा अब पकड़ाई देता नहीं है। और अब तो वो जो ट्रिब्यूनल है उनका वक्त भी काफी हद तक गुजर चुका है। जो आपका अगला सवाल है कि एटमी प्रोग्राम वाला और फिर इमरान खान वाला, कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान असल में बहाना है और एटमी प्रोग्राम निशाना है। देखिए ये यकीनन इस वक्त अमेरिका की जानिब से कुछ पाबंदियां पाकिस्तान पर आयद हुई हैं, और कुछ जो नामजद इस वक्त ओहदेदारान हैं अमेरिका के, वो इमरान खान के हवाले से और बानी पीटीआई के हवाले से खासे मुतहरिक भी नजर आ रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई जो है वो उनके इस तहर्रुक को लेके बहुत ज्यादा पुरजोश है कि देखिए पूरी दुनिया से जो है वो, और खासतौर पर अमेरिका से जो है वो इमरान खान के हक में आवाजें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस वक्त इस मुद्दे को लेके जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर अमेरिका के कहने पर इमरान खान की हुकूमत निकाली गई थी, तो अब अमेरिका ही या अमेरिकी ओहदेदार ही इमरान खान के हक में आवाजें उठा रहे हैं, तो फिर उस वक्त मुदाखलत जो है वो नामंजूर थी, तो अब मुदाखलत जो है उसको मंजूर क्यों किया जा रहा है। तो ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पे जो है वो दुरुस्त है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सियासत को और पाकिस्तानी सियासतदानों को अपने तौर पर इस हद तक अपने आप को ऊपर रेज कर लेना चाहिए कि वो अपने मसाइल खुद हल करें, ना कि वो अमेरिका, यूरोप या किसी दूसरे मुल्क की तरफ जो है वो देखें। तो पीटीआई को भी ये बात समझनी चाहिए। और खास तौर पर आप अभी अगर आप देखें तो पीटीआई की जो कोर क़यादत है जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो अमेरिकी ओहदेदारों के बयानात को कोई ज्यादा अपने फेवर में एक्सप्लॉइट नहीं कर रही, कोई प्रोपोगेट नहीं कर रही। बजाय इसके कि वो जो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी या बाकी जो है शहजाद अकबर वगैरह, वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा जो है वो कर रहे हैं कि जी के देखिए ट्रंप आएगा और 20 जनवरी के बाद जो है वो हालात बदल जाएंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे और बाकी लोग रिहा हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका तीनों ने फौजी अदालतों से सजाओं से मुतालिक जो है वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया और पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दिया कि जी आपका जीएसपी प्लस जो स्टेटस है वो भी मुतासर हो सकता है। और इसी तरह बाकी दुनिया ने भी इस पे सवाल उठाए। लेकिन उसके ठीक 3 दिन बाद अब जो फौजी अदालतों ने मजीद 60 लोगों को सजा जो है वो सुना दी। ये रुक सकती थी, मुज़ाकरात भी हो रहे थे, जो सियासी माहौल है उसमें जरा सी ठंडक भी महसूस हो रही थी, लेकिन ये नहीं रुकी, ये सजाएं सुनाई गई। तो इसका एक मतलब तो ये है कि जो रियासत है जो इस वक्त जो इस पूरे सिस्टम को लेके चल रही है, वो सही है या गलत, और यकीनन सही नहीं है, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अब इन मामलात पर जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला है उस पर किसी किस्म का कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। बशीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। सलमान अंसाब, व्हाट्स योर पॉइंट ऑन इट? जैसे कि बशीर चौधरी साहब ने भी जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद जो सदर जरदारी है और चेयरमैन सेनेट है और गवर्नर्स है उनकी लेगेसी पे सवाल नहीं आएगा? क्यों सवाल आएगा उनकी लेगेसी के ऊपर? क्या उन्होंने फॉर्म 47 का ताना दे दिया ना, देखें, तो वो भी तो उसी हुकूमत के बात अपनी ये जो भी बात कर रहे थे, मुझे आई वाज जस्ट डॉफिंग माय हेड ऑफ, और बिल्कुल बात ऐसे ही है। हर एक को दूसरे के ऊपर शक है।
अगर आप मौलाना फजलुर रहमान से जाके पूछें, वो कहते हैं कि केपीके के अंदर जो है वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, यानी वो पीटीआई के ऊपर जो है ना वो बेसिकली फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं। अब ये एक अलग डिबेट है। अब बलूचिस्तान के अंदर और जो पंजाब के अंदर के मामला जिसके ऊपर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तवज्जो मबजूल कराई है, उसके अंदर वही जिस तरह आप बात कर रही हैं, उनकी अपनी भी सीटें क्वेश्चनेबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, जो पॉपुलैरिटी आपके अपने मॉरिसी सियासतदान की थी वो तो है ना। अब आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को देखें, 2008 से ये हम 2007 से ये आज 2024 ख़त्म होने वाला है, को पिछले 17 सालों से उनकी वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो क्या सारे इलेक्शन रिग होते रहे हैं? वो कभी इलेक्शन नहीं जीते क्या? उनकी वहाँ पे पॉपुलैरिटी और सपोर्ट बेस नहीं है? ऐसा नहीं है। एक दो जगह के ऊपर कहीं मामलात हुए हों जिनको वो पॉइंट आउट करना चाहते हो तो हों, इन 4-5 स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर तो नहीं हो सकता। अब आप ये कहें कि आसिफ अली जरदारी साहब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शन हार जाएंगे, या यूसुफ रज़ा गिलानी और उनकी जो फैमिली है वो फिर पिछले वाले 2018 के इलेक्शन की जो है वो मिसालें देते हैं। वो कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं था कि हम 2018 के अंदर ये इलेक्शन हार जाते, हमें हराया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस तमाम ही क्वेश्चनेबल रहे हैं, चाहे वो ये वाले थे या 18 वाले थे या 2002 वाले थे या 2007 वाले थे। जो 2007 का इलेक्शन हुआ था, आज हम 17 साल के बाद खड़े हुए हैं, बीबी शहीद को गुजरे हुए, उनके बाद जो इलेक्शन हुआ था, क्या उसके अंदर पीपल्स पार्टी को सिंपैथी वोट नहीं मिला था? क्या नून लीग के साथ उस तरह उनको कॉर्नर नहीं किया गया था? मेरा ख्याल है हार्डली को 1 या 2 महीने पहले जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब आए थे इलेक्शन कैंपेन के अंदर कंटेस्ट करने के लिए, वो बाद में बीबी मोहतरमा जो है वो शहीद हो गई और इलेक्शन पोस्टपोन हो गए। तो खैर, ये जो इलेक्शंस के जो मामलात है ना, इस पे आप किसी के साथ कोई बात नहीं कर सकते। इस हमाम के अंदर माशाल्लाह सारे ही बरहना है और सबका ही पास जो है वो क्वेश्चनेबल है। इनसे फिर पूछे ना कि जो इन्होंने बाकी इलेक्शंस लड़े हैं, जो MQM के साथ इनकी रिफ्ट वहाँ पे चलती रही है, उसके बाद जमात इस्लामी ने जब नाजिम के इलेक्शंस हुए उसके अंदर वहाँ पे सिंध के अंदर क्या कुछ नहीं होता रहा। तो देखें, ये कह देना इज़ नॉट दिस पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। द प्रॉब्लम इज़ कि आपके कह देने से, ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर देने के बावजूद भी वही गवर्नमेंट्स इंस्टॉल होती हैं जिनको मुक़तदरा पिक करते हैं और ला के बिठाना चाहते हैं। अच्छा, अहमद वली साहब, आपकी तरफ आएंगे, आपका पॉइंट जानना चाहूंगी कि पीटीआई भी ये कहती रही कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। अब हुकूमत के अपने इत्तेहादी ये बात करेंगे, जब तमाम लोग ये बातें करें तो फिर जो इंटरनेशनल प्रेशर आता है वो फिर ठीक नहीं है फॉर्म 47 को लेकर या इलेक्शन के हवाले से, और फिर हुकूमत उस पर क्यों बेफर जाती है और क्यों इतना रिएक्शन दिया जाता है? जी बिल्कुल, देखें ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इस तरह के रिएक्शन जो है इत्तेहादी जो है वो देंगे तो फिर तो मामला जो है वो सीरियस होगा हुकूमत के लिए, और हुकूमत को दबाव में रखना इस वक्त खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुनासिब नहीं है। उनको कम से कम अगर तनकीद करनी है तो बहुत सारे दूसरे इश्यूज हैं जिसके ऊपर तनकीद करें, लेकिन अगर कोई इस तरह की बात करनी है जो कि मतलब इस बयानिए को तकवीत देती है कि जी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे फरवरी 8 के वो धांधली ज़्यादा थे और उसमें फॉर्म 47, 40 जो भी उस वक्त बात हुई सारी के इल्ज़ाम तो यही लगे, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलें। जो उनका शिकवा है कि वो हमें साथ लेकर नहीं चल रहे, तो उस पर इनको चाहिए कि खुद आगे बढ़ें। हुकूमत जो होती है वो पहल करती, वो हमेशा से ये नहीं कि पहले तनकीद हो तो फिर कोई बात करनी। अगर इंटरनली उन्हें फील हो रहा है कि हमें ये फैसले जो हैं इकट्ठे करने हैं और शो भी करें, आवाम को भी शो करें कि हर फैसले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हमारे पास साथ थी और हमने इकट्ठे मिलकर फैसले किए। तो ये मेरा ख्याल है हुकूमत को ये सोचना चाहिए। ठीक है वली साहब। नौशाद साहब, मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़, उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी 9 मई से भी बड़ा जुर्म है। इमरान खान को छुड़वाने के लिए दबाव है, लेकिन अगर दबाव में कुछ भी किया गया तो कौम खड़ी होगी। इससे ये तो वाज़ेह है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक से हुकूमत दबाव में है, मगर तहरीक को कामयाब भी यही कौम कर रही है। तो जावेद लतीफ़ साहब के साथ कौन सी कौम खड़ी होगी? कि सिविल नाफरमानी की तहरीक तो अभी शुरू नहीं हुई है। पता नहीं कैसे दबाव में कोई आ जाएगा, अभी तो वो शुरू नहीं हुई। वो अभी तक तो सिर्फ उसकी बात कह रहे हैं और उसके लिए वो वक्त ले रहे हैं 31 जनवरी तक का कि भाई मुज़ाकरात कर लिए जाएं तो उसके बाद फैसला होगा। उन्होंने उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी सिविल नाफरमानी की तहरीक को। जहां तक बात है ये जो जावेद लतीफ़ साहब है, असल में उन्होंने ना बेसिकली कुछ क्वार्टर्स को पैगाम दिया है और वो पैगाम शायद कुछ इस तरह का है जो मुझे समझ में आया, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन उसका जो पैगाम मुझे समझ में आया वो ये है कि अगर किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सॉफ्ट कॉर्नर देने की कोशिश की और ये सिविल नाफरमानी की तहरीक को उस तरह से डील ना किया गया जिस तरह से डील किया जाना चाहिए,
तो फिर हम भी जो है ना वो सड़कों पर आ सकते हैं या हम भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक दूसरे के खिलाफ मैसेजेस होते हैं, या ये सियासत का एक तरीकाकार होता है कि आप जो है वो, कुछ लोग जो है वो सॉफ्ट गुफ्तगू करते हैं, कुछ लोग जरा अग्रेसिव गुफ्तगू करते हैं, और उसका जो फीडबैक है उसके मुकाबले उसको जज करके फिर अगली बात की जाती है। सो ये एक तरह से एक अंदाज़े सियासत है जो बहुत अरसे से इस मुल्क के अंदर है, और तमाम जमातें इसको प्रैक्टिस करती हैं। मैं नहीं समझता कि उसका कोई बहुत ज्यादा मामला है। आज अगर आप जो मुज़ाकरात वाले लोग हैं उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे पे किसी बयान का, किसी चीज का, किसी मुतालबे का, किसी चीज का कोई असर नहीं है। जब हम बैठेंगे 2 जनवरी को, जब वो अपना चार्टर लेकर आएंगे, हम फिर बात करनी शुरू करेंगे, और बाहर कोई क्या बयान दे रहा है इससे मुज़ाकरात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मसला ये है कि सिविल नाफरमानी की जहां तक बात है, देखिए जावेद लतीफ साहब को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो इन हालात के अंदर हम सब जानते हैं कि उसके कोई अच्छे असरात नहीं होंगे। बड़ी मुश्किल से ये जो डिफॉल्ट से निकलकर आपकी मईशत जो है वो दोबारा यूं कह लीजिए कि आईसीयू से निकलकर वार्ड तक आई है। अभी ऐसा तो नहीं है कि वो पांव पांव चलनी शुरू हो गई हो या वो उठ के दौड़ पड़ी हो, उसने तरक्की तो वहां पे है ही नहीं। अभी तो कोई आपकी शराय नमू है ही नहीं। अभी तो आप जो पिछले मामलात हैं उनको डील कर रहे हैं। आपके अंदर इस्तेहकाम जरूर आया है, लेकिन अभी उसको वो उसमें प्रोग्रेस शुरू नहीं हुई। सो इन हालात में अगर आप कोई इस तरह की सिविल नाफरमानी की तहरीक की को कॉल देंगे तो एक्चुअली तो वो मेरे और आपके अगेंस्ट ही जाएगी ना, आम आदमी के अगेंस्ट जाएगी। पहले जो कुछ हमने ये धरनों से और इंतशार और एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के, एक दूसरे को गालियां देकर, एक दूसरे का पेट फाड़ के, मुझे तो आज तक वो पेट के अंदर से वो चीजें निकली नहीं है। मेरे पेट से अलबत्ता बहुत कुछ निकल गया। मेरे ऊपर टैक्सेस की जो शरह वो इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं ये सोचता हूं कि भाई ये मैंने पैसे भी अब कमाने के नहीं कमाने, क्योंकि जितने कमाने अगर मैंने उससे ज्यादा टैक्स देना तो फिर मैं उनको कमा कर क्या करूं। बात ये है, जो समझने वाली बात है, वजीर खजाना हो, हुकूमत हो, वो मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि इस वक्त जो है वो तनख्वाहदार तबके पे, आम आदमी पे बहुत बोझ है। तो ये बोझ बढ़ेगा ही ना इस किसी भी सूरत, सिविल नाफरमानी की सूरत में, चाहे वो कामयाब हो चाहे नाकाम हो। लेकिन कॉल दे देने से ही जो मुल्क की मईशत को नुकसान होगा, उसका नुकसान मुझे और आपको होगा, आम आदमी को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा या नून लीग को क्या नुकसान है, ये बात के मामलात है। सो मैं ये समझता हूं कि हमें थोड़ा सा अब हमें जो है ना वो संभल जाना चाहिए। हमने एक दफा पिछले 70-60 दिहाइयों के अंदर हमने पहली बार डिफॉल्ट का मुंह देखा है, तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब हमें कुछ चीजों के मामलात के ऊपर, कुछ बातों पे तय कर लेनी चाहिए कि ये रेड लाइंस है। एक्चुअली जो मुल्क के लिए रेड लाइंस होती हैं उनको रेड लाइंस डिक्लेयर कर देना चाहिए, और तमाम सियासी जमातों पे पाबंदी लगा देनी चाहिए कि इन रेड लाइंस को किसी सूरत क्रॉस ना किया जाए, सियासत की भेंट ना चढ़ा दिया जाए। हर चीज जो है, हर बात हमारे यहाँ सियासत पे चली जाती है। और हमारे यहाँ जो मिसाइल की बात थी, जो इंसानी हकूक की बात थी, उस पर बात कम हुई है, लेकिन रिचर्ड ग्रैनल जो है उसके ऊपर गुफ्तगू हम लोगों की ज्यादा की गई है, जिसका ना को सारा ना को पाँव है। वो उसकी अपनी अभी कोई उसको ओहदा मिला नहीं है। वो पता नहीं वेनेजुएला के लिए या कोरिया के। नशाद अली साहब, आपका पॉइंट आ गया है। बशीर चौधरी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। डीजी ISPR ने भी आज कहा है कि मुज़ाकरात करना खुशाइन बात है और ये सारी सियासी जमातों का मैंडेट है कि वो आपस में बैठ के मामलात हल करें। आपको क्या लगता है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात में कोई अच्छी उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, मुज़ाकरात तो हो ही जो है वो इस उम्मीद पर रहे हैं और इस गारंटी पर हो रहे हैं कि जो भी मुतालबात होंगे और अगर उनमें कोई पेशरफ्त होती है, हुकूमत की जानिब से कोई स्टेप लेना है, तो हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को उस कंसल्ट करेगी और उसके साथ, उसके लाइजन के साथ आगे बढ़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हुकूमत है वो यकतरफा तौर पर जो है वो कोई फैसला ले लेगी और फौज से कहेगी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि जाहिर है, जब सियासतदान बैठते हैं ना, इस मुल्क की तारीख है कि जब सियासतदान बैठते हैं तो उसका बहुत अच्छे नताइज निकले हैं इस तारीख में। आप ये देखिए कि 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सियासतदानों ने बैठकर बनाया है, और पूरे मुल्क की जो उस वक्त की सियासी क़यादत थी वो एक जगह पर मौजूद थी। वो पीपल्स पार्टी हो, वो अवामी ALP हो, वो जमात इस्लामी हो, वो पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी हो, या कोई दूसरी जमात, वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, वो सारे बैठे थे, तो तब जाके जो है वो बेहतरी आई थी। उसके बाद आपने देखा कि कुछ बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ, ये दोनों की जमातें एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थी, लेकिन वो बैठे और उन्होंने बाकी जमातों को भी बिठाया और उन्हें भी मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए, तो एक बेहतरी की फिजा जो है वो बहाल हुई और
एक आमर से इस मुल्क की जान छूटी, चाहे वो जिस भी तरीके से छूटी, लेकिन छूटी। और अब जब इस वक्त सूरत हाल है, सियासतदानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ है, वो पीपल्स पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नून है, वो जमीयत उलमा इस्लाम है या कोई और जमात, सियासतदानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उन्होंने अपनी बहुत सारी स्पेस जो है वो अज खुद इंक्रोच करवा दी है। जब वो अपनी स्पेस उन्होंने इंक्रोच करवा दी है तो उसको वापस लेने का तरीका यही मुज़ाकरात हैं। और अगर इन मुज़ाकरात के जरिए कोई बेहतरी निकलती है, कोई बेहतर फैसला होता है, वो सियासी कारकुनों के हक में हो, वो सियासी रहनुमाओं के हक में हो, वो इस सेटअप को आगे चलाने के लिए कोई रास्ता हो, मेरा ख्याल है कि उसको निकलना चाहिए। और वो जब निकलेगा तो ही इस मुल्क के जो अवाम हैं उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सियासतदान मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल होगा। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, उन्होंने अपनी वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।